पार्टी तय करेगी कैंडिडेट, उसके बाद आगे की बात कार्रवाई शुरू होगी। अभी तो विचार चल रहा है। एक सीट तो आपके पक्ष में आ रही है, क्या 2 प्रत्याशी उतारने का मानस है? 100% दूसरा भी लड़ाना ही है हमको, क्योंकि हमारे पास भी सरप्लस वोट है जी, लेकिन आपको 8 वोट और अरेंज करने पड़ेंगे। देखो ये तो सब होता है, चुनाव जब लड़ते हैं तो अरेंज करना पड़ता है, लेना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हमारे पास अच्छी तरह से अच्छा वोट है, सरप्लस वोट 30 वोट किसको कहते हैं, क्या निर्दलीय 40 वोट चाहिए, 30 हमारे पास है जी। अब प्रयत्न करेंगे, अगर हम अपने पक्ष में वोट लेने का, वो तो हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी। चुनाव जीताला तीनों की तीनों सीट को दिक्कत ही कोनी थे, देख लीजिए पतो ही कौन पड़े बीजेपी कटे गई एक आवेली बीम टोटा नहीं पड़ जावे, दिक्कत है कदे वो पतो पड़े कि बी में भी आपस में भिड़ंत होगी, कोई बड़ा मामलो गड़बड़ है। बीजेपी को एक सीट पे भी संकट आ सकता है, क्योंकि बीजेपी में मेरे पास जो कल की सूचना है, बीजेपी में अंदर खाते बड़ा झगड़ा चल रहा है, क्योंकि पहली सीट को लेकर बीजेपी नेतृत्व ये तय नहीं कर पा रहा कि किसको लड़ाया जाए। और आप इस बात को जानते हैं, ज्यादा एमएलए किसके साथ, कांग्रेस बीच में वसुंधरा जी ने ताकत दिखाई थी। कांग्रेस का तो तय हुए नहीं हुए, जिका तयवेला में जीत जावेला थे। कांग्रेस की चिंता मत करो, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस में वोट निर्दलियों के भी ज्यादा आके हम तो तीनों जीत लेंगे।
नमस्कार जनपद में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, यूं तो 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सीट के लिए मतदान होना है 10 जून को, लेकिन बात राजस्थान की। राजस्थान में दोनों ही पार्टियां मशक्कत कर रही हैं कि आखिर किसको कैंडिडेट उतारा जाए। 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस के खाते में जाना तय है, लेकिन चौथी सीट का क्या होगा, क्या मुकाबला होगा, और वहीं जाके पेच फंसता है। अगर वहां वॉकओवर अगर देती है बीजेपी कांग्रेस को, तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, और बीजेपी चाहती है कि वॉकओवर क्यों दिया जाए, एक रिस्क क्यों नहीं लिया जाए, हार सही लेकिन हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो दोनों बातों को लेकर के, और यहीं पे अभी तक कैंडिडेट तय नहीं हो पाए हैं कि आखिर किसको दिया जाए। लेकिन कैंडिडेट जैसे ही तय होंगे, उसी के साथ एक नाम और आएगा हॉर्स ट्रेडिंग का, दोनों तरफ से। और जानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है, कौन से घोड़े हैं, क्योंकि इस पे कौन दाव लगाएगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और आपने बयान सुने दोनों ही पार्टियों के नेताओं के। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन साथ में है, हमारे मदन प्रजापत भाजपा से हमारे साथ, और भरत मेघवाल हमारे साथ कांग्रेस हैं। स्वागत है आपका। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा। तस्वीर साफ होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और कैंडिडेट जैसे ही तय होंगे तो उसके साथ ही एक बार के लिए टिकटों की तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि लोग फोन करके पूछते हैं, जो सियासत में थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो 4 चेहरे कौन से होंगे जो राज्यसभा में जाने वाले हैं राजस्थान से। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि दिल्ली में नाम फाइनल होने, तमाम नामों को लेकर कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, ये तस्वीर देखी जा रही है कि आखिरकार उनको मिशन 2023 के अंदर ऐसा चेहरा कौन होगा जिसको अगर राज्यसभा भेजा जाए तो कुछ इम्पैक्ट कुछ सीटों पर पड़े। यानी दोनों पार्टियां, दोनों दल ये विचार कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर अगर कोई प्रत्याशी जिसको राज्यसभा भेजा जाता है, उम्मीदवार को अगर उसको टिकट दिया जाए, उसको यहाँ पर राज्यसभा भेजा जाए, तो मिशन 2023 में अगर 5 से 7 सीटों पर भी कोई फर्क पड़ता है तो वहां पर उस चेहरे की कहीं ना कहीं दावेदारी मजबूत भी है और उसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है। और उसके साथ साथ बीजेपी में खासतौर से मंथन है कि क्या 2 सीट पर उतारा जाए या 1 सीट पर उतारा जाए। प्रदेश भाजपा की ओर से 2 सीटों पर 2 अलग अलग नाम देने की यहाँ पर मांग रखी गई है। केंद्र के पास लेटर भेजा गया है, लेकिन अभी तक दिल्ली से ये हरी झंडी नहीं मिली है कि एक नाम यहाँ वहां से घोषित किया जाएगा, दूसरा नाम घोषित किया जाएगा। तो ऐसे में अभी जदोजहद चल रही है। लगता है कि रविवार देर रात तक या फिर सोमवार सुबह दोनों ही पार्टियों के नाम यहाँ पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन इसके पीछे अगर एक लिस्ट देखी जाए, 4 पद हैं, 4 सीटें यहाँ से राज्यसभा की जाएंगी, लेकिन 40 से भी अधिक नाम ऐसे हैं जो कि भागदौड़ में लगे हुए हैं, दावेदारी कर रहे हैं। और कांग्रेस की अगर ये जो बगावत की जो तस्वीर नजर आ रही है, उसमें भी ये कहीं ना कहीं तस्वीर है कि राज्यसभा की इस दावेदारी के अंदर वो किसको टिकट दिलाना चाहते हैं या किसी की टिकट काटना चाहते हैं। तो एक फैक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ये रसाकसी का जो माहौल नजर आ रहा है वो इसमें राज्यसभा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। भरत, आपके पास आना चाहूंगा कि चाहे घोगरा का इस्तीफा हो या फिर ट्वीट हो चांदना का, उन चीजों से एक सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस थोड़ी प्रेशर में है। ऐसा लगता है कि इन चीजों का कोई महत्व रहेगा? देखिए, अभी जो राज्यसभा के चुनाव हैं उसमें आपने जो कहा, चाहे गणेश घोगरा जी के इस्तीफे की बात हो या अशोक चांदना जी के ट्वीट की बात हो, इसमें ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के अंदर कांग्रेस 3 सीटों पर बिल्कुल चुनाव जीतेगी और संसद के अंदर अपने जो 10 में से 7 सीटों पे कब्जा पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, प्रशासन और राजनीति एक जनता के लिए सेतु का काम करते हैं। जनता के लिए जो भी कार्य होते हैं वो राजनीतिक के प्रशासन के द्वारा कराए जाते हैं। आप ये देखिए, गणेश घोगरा जी ने जो इस्तीफा दिया वो जनता के लिए, कार्यों के लिए दिया, जो उन्होंने सीएम साहब को कहा। आज अशोक चांदना जी ने भी जो इस्तीफे की बात करी थी या मंत्री पद से हटने की बात की थी, वो जनता के कार्यों के लिए की है। क्योंकि जनता से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए जो नेता होते हैं वो कटिबद्ध होते हैं। अभी चुनावी वर्ष अलग है, लोगों के नेताओं के ऊपर दबाव है, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम जनता के हर एक मुद्दे को लेकर कार्य कराया जाए। लेकिन प्रशासन के अंदर कई ऐसी चीज़ें होती है, कई ऐसे नियम कायदे कानून होते हैं जहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम जनता के कार्यों को पूरी तरीके से कराया जा सके। अशोक चांदना जी हमारे युवा नेता रहे हैं, आदर्श हैं, और वो हमेशा से जनता की बात को उठाते हुए आए हैं। राज्यसभा के अंदर जैसे कि जिस हिसाब से आप देखेंगे तो संख्या बल की बात की जाए तो आज कांग्रेस के पास 108 विधायक है। 11 निर्दलीय विधायकों ने अभी कुछ दिन पूर्व ही अशोक गहलोत जी को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा के समर्थन दिया है। साथ ही साथ आज भी राजकुमार गौड़ जो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने सरकार के साथ मिलकर अशोक गहलोत जी से मिलकर अपना समर्थन दिया है। तो देखिए, 41 के हिसाब से अगर संख्या बल की देखी जाए तो 123 सीट वोट चाहिए
3 सीटों के लिए, और कांग्रेस के पास ये जो 123 का गणित है, ये 123 का पूरा गणित बनता हुआ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक डमी कैंडिडेट को उतारकर और एक डमी नाम को रखकर इस तरह का एक गेम खेला जा रहा है, ताकि उनको ये लगे कि हम कांग्रेस में उथल-पुथल मचा सके, या लोगों में एक मार्केट में या मीडिया में एक ये चीज ला सके कि हम दूसरी सीट भी लेने जा रहे हैं। लेकिन ये चीज है, 71 इनके पास सिर्फ विधायक है और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट जीत रहे हैं। इससे आगे इनके पास कोई भी चीज नहीं है, चाहे कितना भी बखान कर लीजिए। राजस्थान के अंदर राज्यसभा में कांग्रेस 3 सीटें जीतने जा रही है। चलिए मदन जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का एक आरोप यह भी है, मैं प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन रहा था, वो साफ कह रहे थे कि कांग्रेस की चिंता बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, बीजेपी को खुद की चिंता करनी चाहिए कि वो एक सीट जो इनके पास में जा रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी है हमारी, लोकतंत्र में हम भरोसा करते हैं, उसमें कहीं कोई, लेकिन उनको इसको लेकर के भी बीजेपी समझ नहीं पा रही कि कहीं हमारे हाथ से ये सीट भी नहीं चली जाए, तो डर बीजेपी को है। ये कांग्रेस का आरोप है। योगेंद्र जी, डर किसको है ये तो आप भी देख रहे हैं, पूरा मीडिया देख रहा है और राजस्थान की जनता देख रही है। जिस तरीके से सरकार के अंदर परिस्थितियां चुनाव से पहले, राज्यसभा चुनाव से पहले परिस्थितियां हो रही है, अशोक गहलोत जी सारे निर्दलीय विधायकों को एक साथ करके और फोटो खिंचा के प्रेस रिलीज करते हैं, मीडिया में देते हैं, तो ये चीज से आप समझ सकते हैं कि डर किसमें। और राजस्थान में चुनाव से पहले सरकार की स्थिति क्या है, मुश्किलें कैसे बढ़ रही है, पूरा दबाव पॉलिटिक्स चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है राजस्थान में। कांग्रेस के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसे चल रही है, अध्यक्ष गणेश गोगरा जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में अशोक गहलोत जी से मिल लिए, इनके वेणुगोपाल जी से, राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी से मिल लिए, उसके बाद भी इस्तीफा वापस नहीं लिया गया। ये है स्थिति आज राजस्थान की। इनके सलाहकार संयम लोढ़ा जी जो है, मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा जी है, वो क्या बोलते हैं और रीट के ऊपर जो है विदुड़ी जी क्या कहते हैं, और ये यहां तक कह दिया कि रीट की जांच करा लो तो मंत्री जेल में चले जाएंगे। जो परिस्थिति आज राजस्थान सरकार के अंदर उत्पन्न है, जिस तरीके से आपने आखिरी जो अशोक चांदना जी के ट्वीट का कहा, और ये कह रहे हैं मेरे मित्र जो जुड़े हैं कि जनता की समस्याओं के लिए और जनता की बातों के लिए कह रहे हैं, तो मैं इनको याद दिला दूं कि राजस्थान में सरकार भाजपा की नहीं है, कांग्रेस की है। अगर आपकी सरकार ही जनता की सुविधा और जनता का ध्यान नहीं रख सकती और जनता के हितों का ख्याल नहीं रख सकती, आपके विधायक जो है वो आज के, चलिए मदन जी, लेकिन मेरा सवाल है कि राज्यसभा को लेकर के जो मशक्कत की जा रही है उसको लेकर के बात सामने अपन करें, क्योंकि ये प्रशासनिक सारी चीजों पर मैं इस पर इतना समय नहीं जाया करना चाहूंगा। मैं सीधे मुद्दे पे आना चाहूंगा कि टिकट तय नहीं हो पा रहे हैं। बात सही है कि आप दोनों जवाब दे सकते हैं कि साहब ये ऊपर से तय होता है और हम यही जानते हैं, लेकिन क्या राजस्थान से जाने वाले कोटे में राजस्थान के लोग होंगे या फिर कोई भी पैरासूट से आ सकता है? ये दोनों ही पार्टियों को सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए योगेंद्र जी, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो थोड़ा सा अलग चुनाव होता है और इसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी तरीके की स्थितियां होती है, ये जो तय करना होता है इसमें केंद्र का जो केंद्र के है उसमें ज्यादा होता है और हमारे लोकतांत्रिक तरीके से होता है। संसदीय बोर्ड की जो बैठक बैठेगी, सभी समितियों के जो लोग बैठेंगे वो तय करेंगे कि कौन राज्यसभा के अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा। दबाव की राजनीति, उसमें सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। ये भी चीज जो आप कह रहे हैं वो भी ध्यान में रखा जाएगा और 2 सीट पे हम लड़ेंगे, 3 पे लड़ेंगे, 4 पे लड़ेंगे, ये बिल्कुल जो केंद्रीय नेतृत्व है वो प्रदेश नेतृत्व के साथ में मिलके और ये तय करेगा कि किस तरीके से हमारे को चुनाव लड़ना है और किस तरीके से लड़ा जाए। लेकिन मैं आपको आज ये दूंगा कि अंतरात्मा जो राजस्थान के विधायक जिस तरीके से रोज बेइज्जत हो रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ में परेशानियां उत्पन्न हो रही है, सरकार में एक माहौल चल रहा है कि विधायकों को बेइज्जती का, वो अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनेंगे और जो राष्ट्र के साथ में होंगे, राष्ट्र निर्माण के अंदर होंगे, जो देश को, जो आज भारत देश है उसको विश्व गुरु बनाने के लिए साथ होंगे, जो भारत के होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में होंगे, जो जरूर हमारे को अंतरात्मा की आवाज सुन के वोट देंगे। और ये जो एक बात जानना चाहूंगा मदन जी, अगर जो मतलब आपको वोट नहीं देंगे तो राष्ट्र निर्माण में उनका कोई सहयोग नहीं है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो आप ये बताइए, बीजेपी राष्ट्र निर्माण का ठेका कैसे ले सकती है? नहीं, हम तो किसी चीज का ठेका नहीं ले रहे, हम तो कार्य कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण का। ठेका तो हम नहीं कर रहे, हम तो दूसरा नहीं कर रहा। आपने कहा कि अगर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना होगा तो वोट देंगे, ये कैसे कहा जा सकता है कि जो लोग वोट नहीं देंगे वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग नहीं करेंगे? नहीं, आप ये शब्द जो मेरे को मत बोलो, क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि राष्ट्र निर्माण, जो जिनको लगता है कि मोदी जी की नीतियां अच्छी है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं 8 साल में, ये अपील हो सकती है आपकी, लेकिन राष्ट्र निर्माण में तो मुझे लगता है कि सभी लोग सोच रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल सोच रहे हैं और जो सोचेंगे, जो साथ देंगे,
जो नहीं सोचेंगे, जो स्थितियां आज आप कांग्रेस को डूबता जहाज हो रहा है, कांग्रेस में कोई बैठना ही नहीं चाहता। इन्होंने चिंतन शिविर किया, चिंतन शिविर के बाद में हुआ क्या कि सब हमारा बढ़िया हो गया और हमने आ गया, दूसरे दिन इनके हार्दिक पटेल छोड़ के चले गए। युवाओं की बात करने वाले लोग, आज राजस्थान में युवाओं की क्या स्थिति और परिस्थिति हो रही है, जिस तरीके से इन्होंने कहा युवाओं को हम टिकट देंगे 50%, लेकिन एक परिवार को वहीं बाहर रख दिया जाता है। तो इनकी नीति और रीति दोनों को जनता भी जान गई। एक बड़ी रोचक बात है कि राज्यसभा टिकट को लेकर के आपको चिंता कांग्रेस की ज्यादा है, कांग्रेस वालों को आपकी चिंता है। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात है कि देखिए पड़ोसी होता है ऐसे एक दूसरे की फिक्र कितनी करते हैं। कांग्रेस बीजेपी की परवाह कर रही है और बीजेपी कांग्रेस की परवाह कर रही है। अपने खुद के बंगले में कोई नहीं झांक रहा कि अंदर हमारे क्या चल रहा है। देखिए बिल्कुल, लेकिन अगर खुद के बंगले में झांकेंगे तो अच्छा भी रहेगा और वहां की जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं तस्वीर नजर आएगी कि यहाँ पर भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की स्थिति अगर राजस्थान प्रदेश में देख ली जाए, अभी ज्यादा कुछ ठीक नहीं है। गुटबाजी यहाँ पर देखी जाए, खेमेबंदी देखी जाए, बीजेपी की तस्वीर यहाँ पर देख लो या कांग्रेस की उठाकर देख लो, हर तरफ दोनों दो चेहरे तो मजबूत कहीं ना कहीं आमने सामने खड़े हुए नजर आएंगे। और उसके साथ पहले कई चेहरे ऐसे भी हैं जो कि अपनी लाइन अलग से खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में राज्यसभा का चुनाव, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ विरोध की स्थिति या फिर क्रॉस वोटिंग की स्थिति नहीं बनती है। अधिकतर जो पार्टी के विधायक है, पार्टी की विचारधारा से वोट करते हैं। हाँ, कुछ हद तक 1, 2 या 3 तक जो विधायक को कुछ क्रॉस वोटिंग की संभावना यहाँ पर रहती है। और अक्सर ये हमने पिछली बार देखा था कि मध्य प्रदेश की तस्वीर हो जहाँ पर दल बदला गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी तरफ वहां पर बीजेपी ने लिया, लेकिन वो तस्वीर वहां की अलग थी। राजस्थान में फिलहाल शायद इस तरह के गेम की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती है। तो ऐसे में ये जरूर है कि यहाँ की जो स्थितियां हैं वो अलग हैं और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो अधिकतर पार्टी के साथ जाते हैं। और ये एक ट्रेंड और भी रहा है, निर्दलीय हो या छोटे दल वाले जो लोग हों वो भी जो है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ में ज्यादातर राज्यसभा चुनावों को लेकर अगर देखा जाए तो वो साथ में रहे। और सदन में अगर बिल पारित करने की बात भी रही है तो ये तस्वीर देखने को मिली है कि निर्दलीय विधायक की जो एक तरह से सपोर्ट होता है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ में ज्यादा होता है। बिल्कुल। खैर, लेकिन राज्यसभा का चुनाव है और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। 4 सीट के लिए राजस्थान में चुनाव होना है। 3 सीट की तस्वीर के लिए कांग्रेस अपना दावा कर रही है, बीजेपी कहना है कि 2 हम जीत रहे हैं। खैर चलिए, होगा क्या ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 4 सीट भाजपा के खाते में है। अगर 1 सीट भाजपा लेती है तो 3 सीट का उसे साफ नुकसान हो रहा है राज्यसभा के अंदर, जो बड़ा महत्वपूर्ण अपर हाउस है, स्थायी हाउस है। तो वहां 3 सीट का सीधा नुकसान राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी को होता है। अभी चारों जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं और अगर कहीं भी क्रॉस वोटिंग या कैसे भी, हालांकि मुख्यमंत्री खिलाड़ी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे मदन जी ने कहा कि इनको आवश्यकता पड़ रही है कि निर्दलीय विधायकों के साथ में फोटो खिंचवाना। देखिए, 2 तरह की बात होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स और एक मैसेज देने की बात है कि सामने, क्योंकि आप टिकट अगर डिसाइड करेंगे तो उससे पहले प्रेशर का सामना भी करना पड़ेगा कि हम चौथे कैंडिडेट के लिए, चौथी सीट के लिए हम कैंडिडेट उतारे भी नहीं उतारे। क्योंकि पिछली बार ये बात आई थी, ओकार सिंह लखावत साहब ने नामांकन किया, नामांकन में फिर वो तस्वीर दिख रही थी, उनको ये लग रहा था कि अंतरात्मा की आवाज पे हो सकता है शायद मुझे वोट मिल जाए, लेकिन वो बात बैठ नहीं पाई। इसी तरह से चौथी सीट का रिस्क लेगी बीजेपी। रिस्क उस हिसाब में लेगी कि चुनाव भी कराने पड़े और कोई ऐसा व्यक्ति हो कि या तो कांग्रेस से नाराज हो, जो कांग्रेस के अपने कुछ दोस्तों से दोस्ती निभाने के नाम पर वोट ले सके, या दूसरे कोई परिस्थिति ऐसी पैदा कर सके ताकि चुनाव के दिन भी सरकार के कान खड़े रहे कि अपोजिशन ने बड़ी जबरदस्त तरीके से एक रणनीति बनाई है। तो भरत, आपके लिए ये टाइम है 3 सीट जीतने का, लेकिन चौकन्ना रहने का भी बहुत जबरदस्त है। सामने बीजेपी में खिलाड़ी कम नहीं है, वो पूरी चौसर बिछाने की कोशिश करेंगे और इस चक्रव्यूह से आप लोगों को निकलना है। बिल्कुल। देखिए, जो राजस्थान के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और 3 बार के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अनुभव की बात की जाए तो मुख्यमंत्री साहब के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। पूर्व में भी इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाई है जिसे विपक्षी खेमा सोच भी नहीं सकता था। मध्य में भी जब राजस्थान के अंदर जिस तरह से सरकार को अनिश्चित करने का प्रयास किया गया था, उस समय भी अशोक गहलोत जी साहब ने किस तरह से सरकार को बचाकर और वापस से 3 साल सुशासन को चलाया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, राज्यसभा चुनाव के अंदर हम 3 सीटें निश्चित रूप से जीतने वाले हैं और बस इसमें ये बात रहेगी, देखिए कि आलकमान है जो नामों को फैसला लेगा, लेकिन उदयपुर चिंतन शिविर में जो SC, ST और OBC को 50% हिस्सेदारी देने की बात आई थी, उसको देखते हुए
टिकटों का आकलन किया जाएगा। और रही बात जैसे युवाओं की, इन्होंने कहा, तो देखिए राज्यसभा एक एल्डर सदन है। राज्यसभा में उन सांसदों को भेजा जाता है जो किसी क्षेत्र में या किसी ऐसे विभाग में अपनी अलग से योग्यता रखते हो। हमारे नेता सचिन पायलट जी ने भी ये बात कही थी कि राज्यसभा से उन 3 नामों को या उन 4 नामों को भेजना बेहद जरूरी है जो राजस्थान से जुड़े हों, जो राजस्थान की जनता की आवाज को उठाए, जो 2023 में राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सत्ता लाने में भागीदारी निभाए। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में बैठे जो हमारे आलकमान है, जो हमारे नेता है और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और जो बाकी नेता है, वो अवश्य उन 3 ऐसे नामों का चयन करेंगे जो राजस्थान की जनता के लिए लाभकारी होंगे और आने वाले चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने में अपना योगदान निभाएंगे। तो आपको लगता है कि थोपा नहीं जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी मदन जी, आपका क्या मानना है? थोपा जाएगा या फिर पार्टी सही डिसीजन करेगी? मैं थोपा जाना और डिसीजन की बात यूं कह रहा हूं कि डिसीजन तो होना ही है, पार्टी के लेवल पे ऊपर से ही होना है। आप लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें, ये कर सकते हैं ना आप कर सकते हो, ऑप्शन बचता ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने ऐसे ऐसे नेताओं को भेजा हुआ है, लौट करके नहीं देखे राजस्थान में हो क्या रहा है। फंड का मुझे पता नहीं कि वो कहाँ यूज करते हैं, लेकिन बहुत कोई बड़ा योगदान नहीं रहा। बड़े बड़े दिग्गज राजस्थान से गए, लेकिन राज्यसभा में खाते में जो लोग गए, अगर हम उनकी उपलब्धि, वो चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, या चाहे दूसरे लोग हों, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ राजस्थान को उन्होंने बहुत कुछ दिया। यादगार रखना चाहिए, वो बेशक किसी भी राज्य के रहने वाले हों, लेकिन राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया। कईयों की तो स्थिति यह है कि वो नामांकन भर के जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद में दोबारा लौट के नहीं आए। नहीं योगेंद्र जी, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां, जो राज्यसभा के चुनाव है वो सभी जगह ऐसे होता है। अभी जो रेल मंत्री हैं वो राजस्थान के हैं और जोधपुर से रहते हैं और चुनाव राज्यसभा का किसी और राज्य से जीते हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। राज्यसभा एक अपर सदन है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो हमारे यहाँ फैसला होएगा वो संसदीय बोर्ड और प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर करेगा। इनकी बात है तो इनके तो फैसले वैसे भी एक परिवार के यहाँ से निकलते हैं, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से आएंगे। बाकी जो हमारे हैं वो मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से आएंगे और जो नाम जो आएंगे वो अच्छे आएंगे इस बार। और परिस्थितियां बिल्कुल बदल रही है जब से मोदी जी शासन आए हैं, भारतीय जनता पार्टी। इनके यहाँ पे अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तय करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं होगा? नहीं, मैं वो तो ये बता सकते हैं कि है कि नहीं। आपने कहा कि हमारे तो लोकतांत्रिक तरीके से इनके तो जो थोपने वाली आपने बात कही, मैं उस पर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वही होता है जो सोनिया गांधी जी चाहेंगे वो होएगा। किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी, एक परिवार से चलने वाली पार्टी है, हम पार्टी परिवार से चलने वाली पार्टी है, तो परिवार के तक ये संगठन से चलने वाले लोग हैं, संगठनात्मक दृष्टि से हम लोग सोचने वाले लोग हैं। और बैठ के जो बैठक होगी उस हिसाब से तय होएगा। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं होगा, जो पार्टी में सभी संसदीय बोर्ड होगा। मैंने फिर कह रहा हूँ मैं आपको, जो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर जो तय करेगा, उनमें कई चीजों में विचार होगा। उन सारे विचारों का जो मंथन निकलेगा, उस मंथन से जो निकल के सब निकलेंगे वही तय होगा हमारे यहाँ। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पशुपेश की स्थिति यानी तो कोई नतीजा लगता नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस कुछ भी कहने की स्थिति में हो कि हाँ स्थिति काफी कुछ सब साफ हो चुकी है या पैनल को अंतिम रूप दिया जा चुका है, आला कमान की मुहर लगनी है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हमने प्रदेश अध्यक्षों से भी बात की है, वो भी कोई सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और अभी तक अगर देखा जाए तो फाइनल सा नाम भी शायद प्रदेश नेतृत्व के पास में नहीं होगा। और यही वजह है कि दोनों पार्टियों में, कांग्रेस हो या बीजेपी में हो, दोनों तरफ पसोपेश की स्थिति है। स्थिति ये भी है कि नाम जरूर हिंट दिए गए हैं, लेकिन क्या वो फाइनल होंगे या नहीं होंगे ये दिल्ली ही तय करेगा। खासतौर से कई विधायक तो ये भी मांग उठा रहे हैं कि जो 4 नाम है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, राजस्थान से 4 चेहरे होने चाहिए, ताकि राजस्थान के जो कोटे हैं 4 राज्यसभा सांसद यहाँ से चुनकर जाएं, यहाँ की जनता की आवाज को उठा सकें, जनता की आवाज को ज्यादा बुलंदी यहाँ पर कर सकें। लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं होना, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, 31 मई तक नामांकन होना है। और उसके बीच में अगर देखा जाए तो कल और रविवार को, शनिवार रविवार को अवकाश रहेगा। तो ऐसे में अब 2 दिन अब बचे हैं केवल बस नामांकन के लिए, जिसमें भी कई लोग कहते हैं कि मंगलवार को नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सोमवार का दिन दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा जा सकता है कि, और कहा भी जा सकता है कि सोमवार को नामांकन किया जा सकता है। तो मान सकते हैं ये? देखिए बिल्कुल, उम्मीद है कि लगता है जिस हिसाब से नाम अगर फाइनल होते हैं, दिल्ली से शायद रविवार देर रात तक नाम यहाँ पर तय होकर आएंगे और मंडे को, सोमवार को जो है नामांकन की प्रक्रिया दोनों ही पार्टियों के यहाँ से, इस तरफ से यहाँ पर होगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली ये देख रही है कि कांग्रेस खेमे में जो हलचल है, क्या उसमें कोई टूट फूट की स्थिति तो नहीं है। इस पर पूरी नजर यहाँ पर बनाई हुई है। और एक चीज और फैक्टर यहाँ पर देखा जा रहा है,
बीजेपी की ओर से जो मंथन यहाँ पर किया जा रहा है कि क्या पूर्वी राजस्थान से किसी चेहरे को आगे लाया जाए ताकि पूरी राजस्थान को साधा जा सके, क्योंकि अगर पिछला चुनाव विधानसभा का देखा ERCP जाए को लेके मुझे लगता है कि ECRP ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के भी, क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था, गजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि गहलोत की गलती है, लेकिन अब वहां पे विरोध का सामना बीजेपी को भी करना पड़ रहा है। जैसे राजौरिया अभी सांसद हैं मनोज राजौरिया, उनको विरोध का सामना करना पड़ा, और लोगों को भी सामना करना पड़ा। डॉक्टर किरोड़ी लाल पे प्रेशर है कि ठीक है चलो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों के हाथ में तो सब कुछ, आप लोग क्यों नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि ये जवाबदेही के साथ साथ ईस्टर्न राजस्थान को पूरी तरह से बुनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए बिल्कुल, और हमने देखा भी था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जेपी नड्डा सवाईमाधोपुर आए थे दौरे के दौरान और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया था, एक गहन रणनीति वहां पर बनी थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत यहां पर किया जा सकता है। लेकिन इस बीच ईस्टर्न कैनाल का बड़ा मुद्दा उठा, राज्य सरकार की ओर से केंद्र के पाले में उसको डाला गया और मांग तेज पुरजोर तरीके से यहाँ पर उठाई गई। और सियासत में कहीं ना कहीं जो ये फैक्टर रहा वो बीजेपी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैसेज देने वाला रहा। और उसके साथ साथ पार्टियां ये भी देखती हैं सचिन पायलट कांग्रेस खेमे में उसको कैसे पाटा जा सकता है, उस फैक्टर को कैसे बराबरी में बीजेपी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसी पर मंथन कर रही है, देख रही है, तस्वीर देख रही है कांग्रेस की, और साथ साथ अपने जो विधायक हैं उनका भी शायद पकड़ तो जरूर है, लेकिन मन टटोलने का काम जरूर होगा कि कहीं पिछली बार की तरह हमने देखा था कि सदन में जब अशोक गहलोत सियासी संकट के बाद में गए थे तो कुछ विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। तो ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े और क्रॉस वोटिंग बीजेपी की तरफ से नहीं हो जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, नाराजगी केवल एक धड़े पर हम कहें वो नहीं है, दोनों तरफ ही है। क्योंकि जैसे अनिल कह रहे हैं कि जब राजस्थान विधानसभा के अंदर बहुमत हासिल करने का प्रस्ताव पास हो रहा था तो बीजेपी के 4 विधायक गायब थे। हालांकि उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि बीजेपी ने भी उस वक्त इश्यू नहीं बनाया था इसे कि बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव पेश करें, हम उसको जवाब देंगे। ये सरकार की ओर से लाया गया था ताकि 6 महीने सिक्योर रह सके अशोक गहलोत। और दूसरे लोगों की भी नाराजगी की बात करें तो अभी बीजेपी में भी वसुंधरा राजे को लेकर के ये कहा जाता है कि उनका अपना एक कद है और वो अपनी तरीके से चाहती हैं। वर्तमान प्रदेश नेतृत्व है वो अपनी तरीके से चाहता है। कांग्रेस की भी स्थिति यही है। भरत सिंह ने पत्र लिख करके दिया कि भ्रष्ट मंत्रियों को पंजाब की तर्ज पे अपने आप ही बाहर का रास्ता दिखाइए। तो एक ऐसा वक्त है कि जब राज्यसभा चुनाव सामने, एक एक वोट महत्वपूर्ण होगा, और अगर इस सफर में थोड़ा सा भी अगर कहीं कोई कांटा लगता है, यानी कि कोई असुविधा होती है या कोई बात आती है, तो उस पार्टी के लिए थोड़े संकट का टाइम होता है और बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली बात होती है। वो चाहे अशोक चांदना के टिकट की बात हो या भरत सिंह के लेटर लिखने की बात हो या फिर गणेश गोगरा के इस्तीफे की पेशकश की बात हो, कुछ ऐसी चीजें ऐसे बीजेपी में हैं। तो दोनों ही तरफ से यही एक बड़ी वजह है कि पार्टी आलाकमान दोनों ही पार्टियों के काफी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और बेशक कहने को चाहे आज भरत मेघवाल हमारे साथ कांग्रेस से बैठे हो, बीजेपी पे कीचड़ उछाल रहे हो, साहब इनके यहाँ पे ऐसा है वैसा है। बीजेपी के मिस्टर प्रजापत जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं वो कांग्रेस पे हल्ला बोल रहे हो, लेकिन वो नहीं है। मालूम है दोनों को ही हम कांच के बंगले में बैठे हैं और पत्थर हाथ में है, तो पत्थर को डाल दीजिए, नहीं तो आपका भी टूटेगा, मेरे को भी टूटेगा। दोनों तरफ स्थितियां समान है। लेकिन हमारी जिज्ञासा यह है कि वास्तव में वो कैंडिडेट होंगे कौन जो राजस्थान का नेतृत्व करेंगे। निश्चित रूप से आपके भी जहन में ये सवाल तैर रहा होगा, लेकिन इसका उत्तर तो राजनीतिक दल ही दे सकते हैं कि वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं और उससे बाहर कैसे आएगा, क्योंकि कोई भी चावल को कच्चा नहीं छोड़ना चाहता। तो देखिए पकी हुई खिचड़ी का मजा कितना आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।